संसार की दशा व दिशा बदलने वाले दो ग्रह शनि और राहु मीन राशि में 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक इकट्ठा हो रहे हैं। यह दोनों बड़े ग्रह 18 साल बाद ही किसी राशि में मिलते हैं। मीन राशि में तो यह आज से 67 ईयर्स पहले 1968 में इकट्ठा हुए थे। शनि और राहु का एक साथ मिलना काल की गति को बदल देता है। ज्योतिष में यह दोनों ग्रह पश्चिम दिशा के कारक माने जाते हैं। 1968 में जब यह इकट्ठा थे मीन राशि में, तो अमेरिका में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और आइकन मार्टिन लूथर किंग और तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिकी नागरिकों में रोष चरम पर था। फ्रांस और मेक्सिको में लेबर अनरेस्ट हुए थे। आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट शुरू हो गई और 1969 और 70 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। तो हमने यह समझा कि जब यह दोनों ग्रह इकट्ठा होते हैं तो बड़े बदलाव होते हैं। That's why historians say that 1968 is the year that changed world history. विश्व का इतिहास एक बार फिर बदलने वाला है। शनि राहु इकट्ठा होने पर स्टेटस को बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहने देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन दोनों ग्रहों के इकट्ठा होने का और मीन राशि में ही 6 ग्रहों के इकट्ठा होने और सूर्य ग्रहण भी होने का सभी 12 राशियों पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करके इससे बचाव करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। शनि और राहु के मिलने को पिशाच योग, प्रेत योग, शापित योग और कुंडलिनी जागरण यानी शक्ति योग भी कहते हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है कि दो पाप ग्रहों का एक साथ मिलना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए श्रापित योग कहा गया। लेकिन कुंडलिनी जागरण या शक्ति योग क्यों कहा गया? क्योंकि कुंडलिनी जागरण में भी चक्रों के भेदन होने से मानसिक व शारीरिक कष्ट होते हैं। तो यह दोनों ग्रह जब इकट्ठा होते हैं तो कुछ उठापटक जरूर करते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, अधिकतर बुरा करते हैं। श्रापित योग क्यों? क्योंकि पाराशर ऋषि कहते हैं शनि और राहु चोर हैं। शनि अंधेरा है, राहु चालाक है। तो यह योग कनिंग, श्रूड, स्कैमिंग और स्कीमिंग का योग माना जाता है। यह योग भी गुरु की राशि मीन में हो रहा है। गुरु और राहु दोनों वृद्धि कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, तो प्रभाव अधिक रहेगा। यानी जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो और ज्यादा तीव्रता से मिलेंगे। राहु की चालाकी को गुरु का ज्ञान भी मिल जाएगा। चोर शातिर चोर बन जाएगा। यह योग मीन राशि में हो रहा है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा, जो स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। शनि के चेले माने जाते हैं राहु। महर्षि पाराशर का एक डिक्टम भी है, शनिवद राहु, यानी जैसा शनि वैसा राहु। राहु शनि का अनुसरण करता है। ज्योतिष में भी देखा जाए तो यह दोनों पाप माने जाते हैं। आयुर्वेद भी इस बात को कहता है कि राहु और शनि वात के कारक बनते हैं, वायु दोष के। और आयुर्वेद का जो त्रिदोष है कफ पित्त वात, उसमें वात को सबसे अधिक मुश्किल कहा गया, फैलाव देने वाला और सभी व्याधियों का यानी सभी बीमारियों का मूल कहा गया। इसीलिए शनि और राहु मिलते हैं तो रोगों का कारण बनते हैं। कुंडलिनी योग क्यों कहा गया? क्योंकि शनि और राहु किसी नियम को नहीं मानते हैं, यह बंधन तोड़ देते हैं। कुंडलिनी योग शक्ति को शिव से मिलाने का शॉर्टेस्ट तरीका है, यानी मुक्ति का शॉर्टकट। इस पर मैं विशेष रूप से वीडियो में आगे बात करूंगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या होंगी जब यह योग हो रहा है और उनका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं और जिस दिन यह दोनों ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं उस दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। यानी यह शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां और क्या योग हो रहे हैं। देखिए, 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएगा और वहां वह राहु से मिलेगा। 14 अप्रैल को शनि और राहु मीन राशि में सेम डिग्री पे रहेंगे, यानी 1 डिग्री 50 मिनट पे। कोई भी दो ग्रह जब एक ही डिग्री पे पूरी तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों के डिस्क आपस में मर्ज हो जाते हैं, दोनों का प्रभाव चरम पर चला जाता है। अगर यह दो पाप ग्रह हैं तो पाप का प्रभाव विस्फोटक रूप से सामने आता है। तो ये इस दिन यह समस्या की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 29 मार्च को
जब यह दो ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं तो उस दिन शनिवार है, शनि अस्त है, अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। मीन राशि में 6 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु। 8 ग्रह केतु को देख रहे हैं, यानी यह 6 ग्रह तो देख ही रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं वृष राशि से 5वीं दृष्टि से, और मंगल भी देख रहे हैं 4थी दृष्टि से केतु को। केतु मुक्ति के ग्रह हैं, डिसोल्यूशन के प्लैनेट हैं, तो केतु ऐसा लगना है कि सब कुछ डिसॉल्व करने की इच्छा रखते हैं इस ग्रह योग के आने पर। ऐसा ग्रह योग बहुत मुश्किलें पैदा करता है। इसके पहले 2019 में भी कुछ इस तरह के योग बने थे, उसके बाद हमने कोरोना देखा था। 1962 में इस तरह के योग बने थे ग्रहण के साथ, तब भी हमने देखा था इंडिया चाइना वॉर हुआ था। समस्याएं यह बढ़ाते हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमको मंगल की हिम्मत चाहिए, क्योंकि मंगल हिम्मत के कारक हैं, शक्ति देते हैं। लेकिन मंगल स्वयं 3 अप्रैल से 7 जून तक कर्क राशि में जाकर नीच के हो रहे हैं, तो हमें हिम्मत भी नहीं मिलेगी। बुध जो बुद्धि है, तो बुद्धि से भी हम कठिन समस्याओं से बाहर आते हैं। अभी बुध भी नीच के रहेंगे उस समय जब यह ग्रह योग हो रहा है। गीता दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी बुद्धि का नाश हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में बुध भी नीच के हैं, बुद्धि का सहयोग नहीं मिलेगा। मंगल नीच के हैं, हिम्मत तो मिलेगी नहीं। इसके अलावा बुध और शनि दोनों अस्त भी हैं। ज्योतिष कहता है अस्तंगतो विरश्मि, अस्त ग्रह की रश्मि यानी प्रभाव, चमक लुप्त हो जाता है, तो हमको बुध और शनि का भी बुरा प्रभाव मिलेगा। शनि के पुत्र मांदी भी धनु राशि में होंगे उस दिन। सूर्य के पुत्र शनि देव हैं और शनि के पुत्र मांदी हैं, ऐसा महर्षि पराशर लिखते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र में। यह मांदी सभी ग्रहों के अलावा सबसे अशुभ माने गए। प्रश्न कुंडली में यहां तक कहा जाता है कि अगर प्रश्न कुंडली के लग्न में मांदी लग्न में आ गए तो प्रश्न ही नष्ट हो जाता है। यानी कुंडली में बाकी सारे ग्रह चाहे कितनी भी अच्छी जगह में हो, लेकिन मांदी अगर लग्न में आ गए तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न कभी भी इच्छा उसकी पूरी नहीं हो सकती है। मांदी धनु राशि में है, जो मीन राशि से 10वां भाव यानी मीन राशि का कर्म है, तो इसलिए लोगों के कर्मों को नष्ट करने का यह संयोग बन रहा है। यह बहुत मुश्किल समय आ रहा है दुनिया के लिए। अब इन सब से हमें गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु की स्वयं की हालत देख लेते हैं। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में आएंगे तो वह तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे जो वृष राशि में है। 14 मई को वह मिथुन राशि में जाएंगे, यानी 29 मार्च से 14 मई तक, जब तक यह संयोग बना हुआ, 18 मई तक तो शनि राहु का संयोग बना, उस बीच में शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं बृहस्पति को। वृद्ध यवन जातक ज्योतिष का पुराना ग्रंथ है, वह कहता है सौरेण दृष्टो वृषभः सुरेज्यः करोति दीनम विदनम मनुष्यम। सौरेण दृष्टो वृषभः सुरेज्य, यानी सूर्य पुत्र शनि देव जब वृषभ राशि में बैठे हुए बृहस्पति को देखते हैं तो क्या करते हैं, करोति दीनम विदनम मनुष्यम, मनुष्यों को दीन यानी उपायों से हीन कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और विधनम यानी धन से हीन कर देते हैं। तो यह एक अच्छा संयोग नहीं बनता है। शनि और राहु जब बिगड़ते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इन पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इनका लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको दोनों वीडियोस स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें खोल कर देख सकते हैं। अब आगे और भी महत्वपूर्ण योग और उपाय जानने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस गोचर से संबंधित कुछ सवाल अगर आपके हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण ग्रह योगों पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहले वह ग्रह योग क्या है, उनका प्रभाव क्या होगा। देखिए, इसमें शनि और बुध इकट्ठा होंगे, धूर्त योग कहते हैं। शनि और राहु प्रेत योग, शनि और सूर्य पितृदोष योग, शनि और चंद्रमा विष योग, शनि शुक्र राहु गुप्त संबंध योग, शनि और सूर्य भी पितृदोष, सूर्य और राहु ग्रहण योग, सूर्य चंद्रमा फिर ग्रहण योग, चंद्रमा और बुध विक्षिप्त योग,
बुध और राहु जड़मति योग। इन सब के बारे में विशेष तौर पर डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसा नाम से ही आप सुनकर समझ गए होंगे कि इसमें से कोई भी योग जिनका नाम ही ऐसा है, उनके परिणाम तो शुभ नहीं हो सकते हैं। इसलिए 6 ग्रहों का एक साथ कुंडली के किसी भी एक राशि में इकट्ठा होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। यह बहुत बड़े तूफान का संयोग माना जाता है। यह सब मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं ग्रह। मीन राशि जल की राशि है, इमोशनल साइन है, तो हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत होगा, हम रैशनली नहीं सोच पाएंगे। जल आदि और अंत दोनों को दिखाता है। जल शब्द 2 वर्णों से बना है, ज और ल। जायते यस्मात् लीयते यस्मिन्, यानी सब कुछ जिससे जन्म लेता है और सब कुछ जिसमें लीन हो जाता है। जल ही जीवन है और जल ही प्रलय भी है। हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत भी 30 अप्रैल को हो रही है। इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और नवरात्रि का पहला दिन है। इस संवत्सर का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। मंडन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिस संवत का राजा और मंत्री दोनों सूर्य होते हैं, उस साल खप्पर योग बनता है। खप्पर यानी भीख का कटोरा, बेगिंग बाउल। सुनने में डरावना जरूर है, लेकिन अगर ऐसा बन रहा है तो बताना भी जरूरी है। इसका परिणाम क्या होता है? जिस साल यह योग बनता है, उस साल सरकार और जनता में टकराव बढ़ता है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, इम्पल्सिव निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर संकट आता है और बहुत लोगों की मृत्यु या हत्या भी होती है। महंगाई बढ़ती है और आर्थिक संकट बढ़ जाता है। प्राकृतिक आपदा बहुत होती है क्योंकि प्रकृति कुपित हो जाती है जब ऐसा योग बनता है। गर्मी अधिक होती है, बारिश कम होती है। मीन राशि वैसे भी समुद्र की राशि है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स का पिघलना और बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र किनारे जो शहर बैठे हैं उन पे खतरा बहुत अधिक रहेगा। अर्थक्वेक और सुनामी जैसी घटनाएं बिल्कुल होती हुई दिख रही हैं। ईश्वर ही रक्षा करें। अब अभी तक आपने सोचा होगा सिर्फ बुरा ही है, कुछ अच्छा भी है क्या? अच्छे की बात करते हैं, फिर उपायों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने कहा था 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, तो बहुत सारे बुरे योग जो बन रहे थे वो मैंने बताए, लेकिन कुछ अच्छे योग भी बनते हैं। जैसे शनि और चंद्रमा जब मिलता है तो विष योग तो बनता है, लेकिन इसे हम संन्यास योग भी कहते हैं। साधना के लिए अच्छा है। शनि और राहु के मिलने को पिशाच योग बोलते हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति योग भी बोलते हैं। साधना के लिए अच्छा है। चंद्र और राहु ग्रहण योग है, लेकिन शक्ति योग भी है। सूर्य और राहु भी ग्रहण योग है, लेकिन शक्ति योग भी है। चंद्र और बुध पागल बनने का योग है, लेकिन पंडित योग भी है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे योग भी बन रहे हैं। शनि राहु इकट्ठा होते हैं तो कहा जाता है काल कुपित होता है, लेकिन काल का भेदन भी होता है। इसका मतलब समझाता हूं। काल यानी समय, टाइम। इसके यूनिट क्या है? आजकल की भाषा में हम कहें तो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनिया, इनको हम जानते हैं। अगर हम वेदों की काल गणना की बात करें तो वहां काल का यानी समय का यूनिट क्या है? परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु, त्रुटि, क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, लघु, घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, साल, शताब्दी से लेकर ब्रह्मा जी के 100 साल तक। जब काल भी प्रलय में चला जाता है यानी महाकाल में काल का मिलना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शनि और राहु जब मिलते हैं तो कुंडलिनी योग के माध्यम से हम काल को भेद कर शक्ति को शिव से मिला सकते हैं। यही मैंने कहा था, यह मुक्ति का शॉर्टकट है। इसी को हम काल का भेदन कहते हैं, क्योंकि सामान्य समय के हिसाब से मुक्ति जो हमें कई वर्षों के बाद मिलती है, यानी प्रलय में तो सभी की मुक्ति हो जानी है, चाहे कोई प्रयास करे या नहीं करे, लेकिन उसके पहले अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें काल का भेदन करना पड़ेगा। शनि राहु जब इकट्ठा होते हैं तो मैंने कहा था काल का भेदन होता है। मेरी धर्म की कुंडली यानी नवमांश कुंडली में शनि और राहु इकट्ठा हैं। इसका लाभ मुझे क्या हुआ? मेरे गुरुदेव भगवान जो योगी राज थे वह कहते थे, तुम्हें कुछ भी सिखाता हूं, तुम जल्दी सीखकर उसे साधना में आगे बढ़ा लेते हो। वैसे मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह समझाने के लिए मैंने बताया कि यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि शनि राहु में इकट्ठा होने से अगर योग साधना करें तो उसका
बहुत जल्दी प्रभाव मिलने लगता है। मैंने यह कहा था, यह शिफ्ट ऑफ कॉन्शसनेस करता है। कॉन्शसनेस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। शनि राहु मिलते हैं तो प्रेत योग भी बनता है, आदमी प्रेत बन जाता है, चलता फिरता चांडाल, दूसरों को परेशान करने वाला, या वह योगी भी बन सकता है अगर उसकी कॉन्शसनेस ऊपर की तरफ जाए। आप चुनिए आपको क्या करना है। अब उपायों पर बात करते हैं। शनि और राहु दोनों के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, तो रुद्री पाठ कीजिए। श्री रुद्रम भी बोलते हैं उसको, रुद्री पाठ भी बोलते हैं, नमकम चमकम भी बोलते हैं। कहाँ है? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का 4था कांड है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट दे दूंगा इस वीडियो का, आप चाहिए तो रख लीजिएगा उसको। शम च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकमश्च मे कामश्च मे समनस्यश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यश्यश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविचिश्च मे ज्ञात्रं च मे सुसश्च मे प्रसुसश्च मे सीरं च मे लायश्च मे रिन्तं च मे अमृतं च मे यक्षमं च मे नमयच्च मे जीवतुश्च मे दृघत्वं च मे नमित्रच्च मे अभयं च मे सुगम मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। हाथ से लिखा हुआ मेरा यह मंत्र जो है रुद्री पाठ का, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, पढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी। अगला उपाय, रुद्राक्ष। शिव का साक्षात स्वरूप तो रुद्राक्ष ही है। हमें 3 रुद्राक्ष पहनने हैं। शनि का 7 मुखी, राहु का 8 मुखी और मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं तो नारायण का यानी बृहस्पति का 10 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, यह 7 मुखी रुद्राक्ष है, यह 8 मुखी रुद्राक्ष है और यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। यह मेरी माला है। यह आप मिलाकर पहन लेंगे, आपके लिए काफी बचाव होता रहेगा। अभी आप स्क्रीन पर शनि और राहु से संबंधित दूसरा वीडियो भी देख रहे होंगे। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से लाभ होता है। मेरे रुद्राक्ष की वीडियोस भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।